हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गौरव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुपर टेट जो आपका सहायक अध्यापक परीक्षा होता है उसके जीवन कौशल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दंड एवं पुरस्कार, अवार्ड एंड पनिशमेंट की व्याख्या की है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। देखिए, किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद सहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार कहलाता है। वांछनीय व्यवहार को सुखद सहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार कहलाता है। अवार्ड इज अ मीन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्लीजेंट कंपेनियनशिप विद डिजायर्ड वर्क। और ऐसा कहना था हॉलॉक महोदया का ये कहना था। देखिए, इसका मतलब समझिएगा। अभी हमने आपसे कहा पुरस्कार किसी वांछनीय व्यवहार को, वांछनीय व्यवहार का मतलब क्या है? मान्य व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो हम पसंद करते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे से कहा कि बेटा आज होमवर्क कर लेना, तो होमवर्क कर लेना ये कैसा व्यवहार है? वांछनीय व्यवहार। अब जैसे उस बच्चे ने होमवर्क किया, उसके बदले में हमने क्या किया? उसको टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दिया या बिस्किट दे दिया या उसकी कोई विश पूरी कर दी। ये क्या है? सुखद सहचर्य। यानी पहले तो आपने वांछनीय व्यवहार किया, वांछनीय व्यवहार या जिसे कहते हैं कि मान्य जो व्यवहार है वो किया। जब हमने मान्य व्यवहार किया तो उसके साथ में जो हमें सहचर्य मिला वो भी सुखद, दुखद नहीं, सुखद। चॉकलेट मिल गई, टॉफी मिल गई। तो अगर हमें ये साथ में मिल गया तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? पुरस्कार। तो यही बात आगे भैया, अवार्ड इज अ मीन ऑफ स्टेबलाइजेशन प्लीजेंट कंपेनियनशिप विद डिजायर्ड वर्क। जो डिजायर्ड वर्क है उसके साथ जो प्लीजेंट कंपेनियनशिप होगी उसी को बोलेंगे रिवॉर्ड। ठीक है भाई, तो ये पुरस्कार हो गया। अब बात करते हैं पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बात कर लें कि पुरस्कार के प्रकार क्या होंगे। तो बच्चों, पुरस्कार के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 है मूर्त या भौतिक, नंबर 2 है अमूर्त या सामाजिक, नंबर 3 है व्यक्तिगत और नंबर 4 है सामूहिक। मूर्त का मतलब क्या है? मूर्त का मतलब है ऐसा पुरस्कार जो हमें दिखाई दे रहा हो, भौतिक रूप से दिया जाए। यानी किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, हमने उसे टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दिया। जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं वो मूर्त होता है, दिखाई पड़ता है भौतिक रूप से। और दूसरा क्या है? अमूर्त या सामाजिक। यानी ऐसा पुरस्कार जो सामाजिक रूप से दिया जाए, जैसे किसी की प्रशंसा करना, शाबाशी दे देना, आशीर्वाद देना, या किसी ने अच्छा काम किया तो हमने सारे बच्चों से कहा भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जब हम ऐसी सामाजिक रूप से किसी की प्रशंसा करेंगे तो वो अमूर्त में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 3 की व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या? पर्सनल। आप किसी को कोई चीज देते हो पर्सनली किसी एक बच्चे को, तो ये व्यक्तिगत है। और अगर आप सारे बच्चों को मिलकर पूरी क्लास को देते हो, जैसे आपने देखा होगा, मान लो इंडिया टीम जीत जाए, कोई क्रिकेट मैच जीत जाए, तो किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार थोड़ी मिलता है। वो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज अलग है। लेकिन हम लोग पेपर में क्या पढ़ते हैं कि इंडिया क्रिकेट मैच जीत गई या भारत यहां जीत गया, तो भारत जीतता है तो क्या होता है? पूरी टीम जीतती है। सामूहिक यानी किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार न देकर जब हम पूरी टीम को या पूरी क्लास को देते हैं तो इस सम्मान को या इस पुरस्कार को हम लोग बोलते हैं क्या? सामूहिक। तो चारों बातें आपको समझ में आ गई होगी। पुरस्कार के प्रकार 4 हैं, मूर्त या भौतिक, नंबर 2 अमूर्त या सामाजिक, नंबर 3 व्यक्तिगत, नंबर 4 सामूहिक। किसी बच्चे को हम कोई टॉफी बिस्किट दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, ये भौतिक में आ जाएगा। किसी बच्चे को हम प्रशंसा कर रहे हैं, क्लैपिंग करा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सामाजिक में आ जाएगा। किसी व्यक्ति को पर्सनली कोई चीज दे रहे हैं, व्यक्तिगत, और पूरी टीम को दे रहे हैं तो सामूहिक। अब बात करेंगे पुरस्कार देने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। तो नंबर 1 है पुरस्कार ज्यादा महंगा ना हो। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि पुरस्कार ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। देखिए, पुरस्कार और गिफ्ट के लिए लोग क्या बोलते हैं कि देने वाले की नीयत देखनी चाहिए, ना कि उसकी कीमत। तो पुरस्कार महंगा नहीं देना चाहिए। और देखिए क्यों नहीं, छोटे बच्चे उनको ज्यादा महंगा देने से कोई फायदा नहीं है। और एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके अलावा अगर कोई अन्य टीचर उसे पुरस्कार देगा
और उसने उतना पुरस्कार महंगा नहीं दिया तो उसके पुरस्कार की वैल्यू कम हो जाएगी। बच्चे क्या होते हैं ना, फिर पुरस्कार को उसकी कीमत के आधार पे आंकेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, उनको महंगा पुरस्कार देना कतई नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, पुरस्कार ज्यादा महंगा ना हो, या हम कहते हैं महंगा ही ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। नंबर 2 पे है कि पुरस्कार नकद ना हो, ठीक है ना। किसी भी तरह से कैश पुरस्कार नहीं देना चाहिए। कैश पुरस्कार कभी कभी ओकेजनली आपने देखा होगा, कभी कभी फंक्शन में कोई लोक सेवक, जन नायक, नेता आ जाते हैं तो पुरस्कार नकद देते हैं, उनकी बात अलग होती है। लेकिन हम लोग को स्कूल में एज ए टीचर पुरस्कार नकद देने से बचना चाहिए, ठीक है ना। नकद नहीं होना चाहिए। नकद की जगह क्या हो सकता है, नकद की जगह कुछ और होगा क्या, वो हम अगले पॉइंट में बता रहे हैं, लेकिन हाँ, नकद कतई ना हो। तो नंबर 3 है भैया कि पुरस्कार में पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें होनी चाहिए। अभी हमने नंबर 2 में क्या बोला था कि पुरस्कार नकद ना हो, तो भैया नकद ना हो तो क्या हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें, जैसे किसी बच्चे को पेन दे दिया, छोटा बच्चा है तो पेंसिल दे दी, ठीक है ना, या बहुत अच्छा काम किया, कोई अच्छा रजिस्टर दे दिया। बड़े बच्चे हैं तो भैया, बड़े बच्चे हैं तो उनको किसी तरह की बुक्स दी जा सकती हैं, है ना। कई तरह की मार्केट में पजल बुक आती हैं। और अच्छा देना हो तो जीवन में सफल कैसे हो, सफलता के सूत्र, सफलता की सीढ़ियां, या भारत की महान विभूतियां, या महाराणा प्रताप की जीवनी, मतलब ऐसी कई चीजें। लक्ष्मीबाई की जीवनी आपने दे दी, महाराणा प्रताप की दे दी, भगत सिंह के विषय में दे दिया, है ना, सुखदेव राजकुरिया, या अपने फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित कोई अच्छी कहानी की किताब दे दी। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नकद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, पुरस्कार महंगा ना हो, पुरस्कार नगद ना हो, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें होनी चाहिए। 3 हो गई। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए चौथा पॉइंट है, पुरस्कार सामूहिक होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, अभी तो हमने आपसे कहा था कि पुरस्कार व्यक्तिगत होता है, लेकिन पुरस्कार के प्रकार है व्यक्तिगत और सामूहिक। लेकिन ज्यादा अच्छा पुरस्कार माना जाता है कैसा, सामूहिक। क्यों, व्यक्तिगत में आप किसी एक बच्चे को पुरस्कार दोगे, सामूहिक में क्या होगा, एक से ज्यादा लोगों को मिलेगा, एक ग्रुप में मिलेगा, लोगों के अंदर टीम भावना की बात आएगी, है ना। तो पुरस्कार सामूहिक ज्यादा अच्छा होता है। यहां ये कतई मतलब नहीं कि व्यक्तिगत बिल्कुल ना दिया जाए, है ना, दिया जा सकता है। किसी बच्चे ने पर्सनली कोई अच्छा काम किया, दिया जा सकता है, लेकिन हाँ, ज्यादा अच्छा तभी होता है जब एक टीम वर्क के हिसाब से दे दो। आप सबसे कह दो कि सबने बहुत बढ़िया काम किया है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है भाई। तो पुरस्कार सामूहिक ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए हमने यहां लिख दिया कि पुरस्कार देते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उसमें यह भी है, पुरस्कार सामूहिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देते हैं। अगला पॉइंट है कि छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार नहीं देना चाहिए। देखिए, हर छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देंगे तो बच्चों को क्या होगी, पुरस्कार, बच्चे के मन के अंदर क्या है ना कि पुरस्कार के प्रति उत्सुकता खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज, फिर बच्चे की आदत पड़ जाएगी कि बिना पुरस्कार वो कोई काम करना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोनों बातें हैं, एक तो उसकी आदत खराब हो जाएगी और पुरस्कार की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो पुरस्कार देते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो 5 बातें यहां हमने बताई हैं। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है इसके अलावा कोई चीज बोल दी जाए, तो भाई वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस रखकर भी बात करना, है ना। ये ना सोचना कि यहाँ जो 5 पॉइंट लिखाया गया बस वही मेन है, ऐसा नहीं है, और भी पॉइंट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। तो पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें हो गई। अब बात करेंगे पुरस्कार देने से लाभ क्या क्या होते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि पुरस्कार देने से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। यहां भी देखिए वही बात है, कई सारे लाभ नहीं हैं, लेकिन फिर भी 3-4 लाभ आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम में अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बात करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला लाभ ये रहा आपके सामने, इससे बच्चों को प्रेरणा प्राप्त होती है। देखिए यह हमने बच्चों को क्यों लिखा है, जिस बच्चे को पुरस्कार मिलेगा उसको तो प्रेरणा मिलेगी, लेकिन अन्य बच्चे जो देखते हैं ना उनको भी इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। उनको भी लगता है यार अगर हमने भी ऐसे अच्छे से काम किया होता, हमें भी पुरस्कार मिलता, हमें भी शाबाशी मिलती, हम भी घर में जाके गर्व से सबको दिखाते। और आजकल तो जानते हो भैया, कैसा भी कोई पुरस्कार मिले सबसे पहले लोग फेसबुक पे ही डालते हैं, है ना। तो बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है, साहब देखो इनको पुरस्कार मिला, इनको मिला। तो चलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें
अच्छा काम करने की, ताकि हमको पुरस्कार मिले। ठीक है भैया, तो पुरस्कार से पहला लाभ क्या है? एक तरह की इससे प्रेरणा मिलती है। अब हम लोग दूसरे लाभ की बात करते हैं। नंबर 2 है कि बच्चों के अंदर सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है आपको बता चुके हैं। जैसे कोई बच्चा चोरी कर रहा है, किसी चीज की चोरी की, पैसे की चोरी की, खाने के सामान की चोरी की, और उसके पापा या मम्मी ने उसे देख लिया, उसकी पिटाई हुई, तो वो सोचेगा अब हम ये काम नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन किसी बच्चे ने कोई ऐसा काम किया जानबूझकर या मेहनत करके, जैसे भी किया, और वो अच्छा हो गया, लोगों ने उसकी तारीफ की, पुरस्कार मिला, उसके घर वालों को बताया गया कि आपके लड़के ने ऐसा काम किया है, तो बच्चे के अंदर ऐसा ही काम दोबारा करने की इच्छा होती है। इसे बोलते हैं क्या? सकारात्मक पुनर्बलन। तो पुरस्कार से क्या होगा? बच्चे के अंदर ये होता है कि साहब आज पुरस्कार मिला है, अब हम अगली बार फिर से ऐसा ही काम करेंगे, ताकि लोग हमारी क्या करें? तारीफ करें, हर जगह हमें सम्मान मिले, आज जैसा लोग कह रहे हैं हमेशा कहे। तो ये एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में है वांछनीय व्यवहार की प्राप्ति होती है। देखिए, जब हम किसी बच्चे को पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे, शाबाशी देंगे, या उसको प्यार से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वांछनीय व्यवहार माने मान्य व्यवहार, यानी ऐसा व्यवहार जो करना चाहिए। तो अगर हम किसी को तारीफ करेंगे, किसी को शाबाशी देंगे, किसी को पुरस्कार देंगे, तो क्या होगा? वो जैसा हम व्यवहार चाहते हैं, जैसा हम उससे उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद पर वो खरा उतरने का प्रयास करेगा। यानी जो वांछनीय व्यवहार है, जो हमें चाहिए, जो मान्य व्यवहार है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। पुरस्कार से ये सारे लाभ हैं। बच्चों को प्रेरणा मिलती है, पुनर्बलन मिलता है, वांछनीय व्यवहार की प्राप्ति होती है, बच्चे का जो असली सम्मान, जो सम्मान का हकदार है, वो सम्मान मिलता है। जो जिसका हकदार है, जितनी ज्यादा उसके सम्मान की उसकी क्षमता है, उतना मिलेगा। ये कई सारे लाभ होते हैं पुरस्कार को। और आप जानते हैं, दुनिया में अगर किसी चीज का लाभ है तो हानि भी होगी। तो जैसे मैंने लाभ बताए हैं, अब बात करते हैं पुरस्कार से मिलने वाली हानि के, मतलब यानी जो पुरस्कार होता है उससे कौन कौन सी हानियां होती हैं। चलिए तो देखते हैं पुरस्कार से होने वाली कौन कौन सी हानियां हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहली हानि ये रही। तो नंबर 1 हानि है, पुरस्कार से ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। ईर्ष्या यानी ज्वेलसी यानी जलन। सीधी सी बात है, जिन बच्चों को पुरस्कार मिलेगा उनसे बाकी बच्चों के लिए, उनके मन में ईर्ष्या की भावना होती है। बाकी बच्चों को उनसे जलन होती है, उनको लगता है कि हमेशा इन्हीं को पुरस्कार मिलता है, हमें नहीं। तो क्या होगा, कभी कभी बच्चे, जिन बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है, उनसे किसी तरह से पर्सनली दुश्मनी मान लेते हैं। तो ज्वेलसी कभी कभी एक खतरनाक रूप भी ले सकती है। इवन कभी कभी टीचर तक से बच्चों के मन में ईर्ष्या की भावना आती है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरस्कार जो होना चाहिए वो व्यक्तिगत ना हो के सामूहिक हो। सामूहिक होएगा तो कभी किसी को जलन नहीं होगी। तो ये पहला पॉइंट था कि पुरस्कार से ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। नंबर 2 है, अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बच्चे अनुचित साधन, जैसे नकल करना है, चीटिंग करना है, या कोई और अनुचित साधन का प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट, जिसमें जो रेंच वो था, जो चतुर रामलिंगम था, वो अनुचित साधनों का प्रयोग करता था। क्या करता था कि वो बाकी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता था, यानी उनका पढ़ाई में मन न लगे, इस तरह के काम करता था। क्या किया था वो आप मूवी में देख चुके होंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, ये एक नुकसान है कि कभी कभी बच्चे पास होने के लिए, सफल होने के लिए, पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं कभी कभी कह रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना, ये पुरस्कार की हानि है, या ये कह लो पुरस्कार का लालच भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नंबर 3 पॉइंट की। नंबर 3 पे आता है रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। बच्चे पास होने के लिए, सफल होने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, समझने की बजाय रट्टा मारने का प्रयास करते हैं। रटते हैं चीजों को, भले वो ना समझे। आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। इवन मैं फिर से वही एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको 3 इडियट फिल्म का, जिसमें रेंचो जो था वो रटता था हर चीज को। और आमिर खान क्या बोलते थे, जो बने थे उसमें कैरेक्टर रेंचो बने थे, वो बोलते थे क्या कि रटो नहीं, समझो।
तो क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? रटने की प्रवृत्ति इसलिए कि बच्चे चाहते हैं कि हमें एग्जाम में सफल होना है, फर्स्ट आना है, पास होना है, पुरस्कार प्राप्त करना है। तो कभी कभी पुरस्कार से यह भी नुकसान है कि रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। तो 3 देखिए हानियां बताई मैंने। ईर्ष्या को बढ़ावा मिल सकता है, अनुचित साधनों का बच्चे प्रयोग कर सकते हैं और रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में अभी तक पुरस्कार कितने प्रकार का होता है, पुरस्कार देते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है, पुरस्कार से क्या लाभ हैं और पुरस्कार से क्या हानियां हैं, अब हम लोग बात करेंगे पनिशमेंट यानी दंड की। और उसके पहले चलिए ठीक है, दंड की बात करते हैं, वो बता देते हैं। फिर आरटीई एक्ट के विषय में थोड़ा सा बताना है कि आरटीई एक्ट क्या कहता है हानि के आपका पनिशमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दंड के विषय में बताने के पहले आप सभी लोग ये जान लें कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को जो 17 नंबर खंड है वो साफ साफ कहता है कि किसी भी बच्चे के शारीरिक दंड पर उस टीचर को या संबंधित अधिकारी को 3 माह का कारावास यानी जेल और अनुशासनात्मक कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही, आप चाहे जो समझ लें, उसका प्रावधान है। ठीक है, तो हम लोग दंड के विषय में बताएंगे। तो थोड़ा सा आपको हम आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के विषय में बता दें, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। तो चलिए पहले आरटीई 2009 के विषय में कुछ जान लें। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, जुलाई 2009 में इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है, उसके बाद जुलाई में ही इसको राज्यसभा से मंजूरी मिली है, फिर अगस्त 2009 में लोकसभा से मंजूरी मिली है और फिर अगस्त 2009 में ही राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति जो थी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वहां से इसको मंजूरी मिली है। यानी आप कह सकते हो कि आरटीई 2009 जो है वो पारित हुआ सन 2009 में, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। लागू कब हुआ है, चलिए देखते हैं। तो 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ है, तो आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये लागू हो गया है। और क्या प्रावधान है, क्या एज है, इसके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मेरा अलग से एक वीडियो पड़ा है आरटीई का, तो हम लोग वो उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं दंड की। देखिए, दंड एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद सहचर्य के साथ जोड़ते हैं। यानी अवांछनीय कार्य क्या हो गया, वो कार्य जो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यानी किसी बच्चे ने शैतानी किया तो ये क्या हो गया, अवांछनीय कार्य। अब इसको दुखद सहचर्य के साथ जोड़ देंगे, अर्थात उसको डांटेंगे, मारेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का पनिशमेंट हो जाएगा। यानी एक ऐसा साधन जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद सहचर्य के साथ जोड़ना, इससे कहलाता है क्या, दंड। याद करिए, पुरस्कार में इसी का उल्टा बोला था। हालांकि वो पुरस्कार की जो डिफिनीशन थी वो हॉलॉक की थी और ये डिफिनीशन है थॉमसन महोदय की। तो चलिए अब बात करते हैं कि दंड कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दंड के प्रकार। तो देखिए, दंड कितने प्रकार के हैं, एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, नंबर 1 पे आएगा आर्थिक दंड, नंबर 2 पे शारीरिक दंड और नंबर 3 पे सामाजिक दंड। ये जो मैं 1, 2, 3 बोल रहा हूं, इनका कोई महत्व नहीं है, वो नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, समझिएगा। पहला क्या है, आर्थिक दंड। आर्थिक दंड में क्या होगा, जैसे किसी बच्चे ने कुछ गलती की है तो हम उससे कुछ पैसे की, हाँ भाई अब तुम्हें 10 रुपये फाइन देना पड़ेगा या 15 रुपये फाइन देना पड़ेगा, या तुम स्कूल रेगुलर नहीं आते हो, देर से आते हो। तो इस तरह के जब किसी से पैसे के रूप में, फाइन के रूप में लिया जाता है तो इसे बोलते हैं आर्थिक दंड। एक है सामाजिक दंड। सामाजिक दंड का मतलब क्या हुआ, जैसे क्लास में बच्चों के सामने डांट देना है, या उसको एक तरह से कह सकते हो आप, कभी कभी नहीं, टीचर कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा डांट देते हैं तो इसको आप सामाजिक दंड की श्रेणी में ला सकते हैं। डांटना हो गया या किसी और तरह से बच्चों से कहना, तो डांटना और इस तरह की चीजें जो होती है वो इसमें आता है। प्रताड़ित करना, है ना। तीसरा क्या है, शारीरिक दंड। शारीरिक दंड का मतलब क्या है, यहाँ पे फिजिकल, मुर्गा बनाना या उठा बैठक कराना, ये सब। और आपसे पहले बता चुके हैं शारीरिक दंड जो है वो पूरी तरह से अमान्य है, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है कानूनन, और कोई करता है तो इसका हम इसी वीडियो में पहले आपको बता चुके हैं, है ना, कि 17 नंबर जो खंड होता है उसके अनुसार कम से कम 3 महीने की जो सजा है
और साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 हो गए, बाकी की बात करते हैं। नंबर 4 पे बात की है मानसिक दंड की, मेंटल पनिशमेंट। नंबर 5 पे मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकली पनिशमेंट, और छठा है वैधानिक दंड। इनके विषय में समझते हैं। मानसिक दंड क्या होता है? कभी कभी किसी बच्चे को मानसिक, जब टीचर परेशान हो जाते हैं तो वो मानसिक दंड देते हैं। जैसे जो वो गलती कर रहा है ना, तो उसी गलती को सुधारा जाए, और बाद में क्या किया जाए, बाद में कि यही भैया तुम बार बार हमें करके दिखाओ। जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन गलत लिखा, रोज वो गलत लिख रहा है, तो हमने एक दिन क्या किया, उससे कहा बेटा कॉपी से देख के सही आंसर लिख लो। उसने कॉपी से देख के सही आंसर लिख लिया। अब हमने क्या बोला कि यही क्वेश्चन, यही आंसर तुम 20 बार और लिख के दिखाओ। तो ये एक तरह का मानसिक दंड हो गया। पर्सनली वैसे हम बताएं, ये दंड हम भी किसी को क्लास 7th में एक लड़की को दे चुके हैं। तो कुछ ऐसा था कि वो जैसे -7 + 4 = -3 होना चाहिए, तो हर बार गलती की थी। तो हमने कहा एक काम करो बेटा, लिखो कि जब एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस, तो हमेशा घटाते हैं और निशान उसका जो संख्या बड़ी है। उसने कहा हम समझ गए। हमने उसको 200 बार कहा था लिख के दिखाओ, यानी हर रजिस्टर का जो सबसे ऊपर वाला कॉलम होता है हमने लिख के दिखाओ। तो नया रजिस्टर था 200 पेज का, और मैंने उसे 200 बार लिखने को कहा। तो ये क्या, एक तरह का मानसिक दंड। एक होता है मनोवैज्ञानिक दंड। ये देखिए, मनोवैज्ञानिक दंड या मानसिक दंड ये सब देने नहीं चाहिए। मनोवैज्ञानिक पनिशमेंट क्या है? जैसे हम किसी बच्चे से नाराजगी है तो हम सब बच्चों से पूछना, उससे नहीं पूछेंगे। हर बच्चे को हमने अच्छे मार्क्स दिए, उसको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे, है ना। या हर बच्चे का हम नाम लेके खड़े कर रहे हैं, हाँ तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। उस लड़के की तरफ देख भी नहीं रहे, उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक दंड है। और एक होता है वैधानिक दंड, यानी ये एक तरह कह सकते हो जैसे आजकल नहीं, जैसे किसी ने मास्क ना पहना हो तो चालान हो जाए, है ना, डीएल नहीं है तो चालान हो जाए। तो ये वैधानिक दंड होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि पनिशमेंट देते समय, दंड देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। याद रखना बच्चों, जो हम बोल रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं कि जो हम बातें यहाँ बोल रहे हूँ कतई आवश्यक नहीं है एग्जाम में यही आए। हाँ, इससे संबंधित आ सकती हैं, तो वहां पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हमें पनिशमेंट देते समय याद रखनी है। नंबर 1 पे हमने कहा है कि दंड अपराध के अनुकूल हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसा पनिशमेंट है, जैसा अपराध है, जो उसने गलत काम किया है, पनिशमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गलती बहुत छोटी हो और पनिशमेंट बहुत बड़ा मिल जाए, या गलती बहुत बड़ी हो और हमने केवल डांट के उसको छोड़ दिया। ये ना हो, जैसा पनिशमेंट हो वैसा अपराध हो। यहाँ मेरे ये कहने का कदर मतलब नहीं कि किसी बच्चे को बहुत बड़ा अपराध मतलब बहुत बड़ा पनिशमेंट हो, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई अपराध बच्चा करेगा तो छोटा ही होगा, क्योंकि बड़ा अपराध करेगा फिर तो वो कोर्ट कचहरी उठाने की बात होगी ना। तो हम लोगों के सामने बच्चे छोटे अपराध करते हैं, जहाँ किसी को नोच लिया, किसी को काट लिया, किसी की पेंसिल छीन ली, होमवर्क नहीं किया, तो जैसा पनिशमेंट हो, बार बार ये मैं पनिशमेंट बोल देता हूँ, जैसा अपराध हो उसके अनुरूप ही उसको पनिशमेंट दिया जाए। उसके अनुसार छोटा अपराध है छोटा पनिशमेंट हो, थोड़ा बड़ा अपराध हो तो पनिशमेंट वैसा हो। ठीक है भाई। नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, दंड शारीरिक कतई ना हो। ये भाई इसके विषय में हम पहले भी काफी सारी बात कर चुके हैं, तो ज्यादा नहीं करेंगे। आपको हम 2-3 बार इसी वीडियो में बता चुके हैं कि पनिशमेंट शुड नॉट बी ऑन फिजिकल। पनिशमेंट जो फिजिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके विषय में ज्यादा नहीं करेंगे, बाकी आप लोग जानते हो इसके विषय में। चलिए नंबर 3 पे है, एक गलती के लिए एक बार सजा। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई बच्चा गलती कर देता है तो उसको सजा गलती के लिए एक बार ही मिले। ऐसा ना हो कि पता लगा कोई गलती हो गई, बच्चे ने शिकायत की तो टीचर ने उसको पीट दिया या डांट दिया, उसका प्रिंसिपल आए उसी गलती के लिए उन्होंने उसको डांट दिया, फिर वो घर गया तो उसकी मम्मी ने भी उसको डांटा, फिर मम्मी ने बोल दिया ठीक है शाम को पापा आएंगे तो बताएंगे, जब पापा आए उनको बताएगा, उन्होंने फिर उसको डांटा या मारा। ये नहीं होना चाहिए। एक गलती की है तो एक बार ही सजा मिलनी चाहिए। तो एक बार गलती की सजा एक बार होनी चाहिए, बार बार नहीं। ठीक है भैया। तो 3 पॉइंट अपने पक्के हो गए। नंबर 4 पे है कि दंड जो है, पनिशमेंट जो है वो बदले की भावना से ना दिया जाए। देखिए दंड की मेन क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट देने का उद्देश्य होता है बच्चे में सुधार, लेकिन उसे हम अपनी पर्सनल दुश्मनी के हिसाब से नहीं दे सकते। किसी बच्चे के पापा से या भाई से या बहन से या उसके परिवार से या मेरी पहले की कोई खुन्नस है तो उसके आधार पर किसी बच्चे को हमें पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए
कि हमने इसे किसी बदले की भावना से दिया है। ठीक है भाई, तो पनिशमेंट किसी भी तरह से रिवेंज जो होता है ना, बदले की भावना, इस आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। 4 पॉइंट हो रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। चलिए 5वां पॉइंट है कि दंड जो है पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पक्षपातपूर्ण यानी हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। कोई मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो ये ना हो उसकी गलती ना माने, है ना। या हम पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के लिए हम पहले से ही कोई अनुमान लगा लें। जैसे 2 बच्चों की शिकायत मेरे पास आई तो हम एक मन में एक इमेज बना लें कि साहब इसी लड़के की गलती होगी और ये जो दूसरा लड़का जो है बहुत सीधा, ये तो झगड़ा कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना हमें बच्चों में पक्षपात करना चाहिए जाति धर्म लिंग या सामाजिकता के आधार पे, या कौन मेरा फेवरेट है इसके आधार पे नहीं हो सकता है। और पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हम पहले से अनुमान लगा के नहीं बैठेंगे कि ये लड़का ही शैतानी करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें, पूर्वाग्रह हो सकता है कोई लड़का हमेशा शैतानी करता हो, हमेशा, लेकिन इस बार उसकी कोई गलती ना हो, ठीक। और वैसे भी दंड का विधान क्या कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 5 हो गए। 6वां पॉइंट देखते हैं। 6वां पॉइंट है कि दंड को सामूहिक रूप से नहीं देना चाहिए। आप समझिएगा क्यों नहीं देना चाहिए। जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, अब सामूहिक रूप से देने का मतलब क्या हो गया, सबकी गलती है। गलती किसी 1 या 2 या 4 बच्चों को होगी, हमने पूरे ग्रुप में सबको जो है सजा दे दी, तो उससे क्या होगा, जिसकी गलती नहीं होगी उसको भी सजा मिल जाएगी, है ना। और दंड का विधान क्या कह रहा है, दंड का विधान साफ कह रहा है कि साहब 10 अपराधी भले छूट जाए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसने गलती नहीं करी, अर्थात भले अपराधी छूट जाएं किसी तरह से, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सामूहिक रूप से दंड नहीं दिया जाता है। सीधी सी बात है, आपने सब बच्चों को सजा दे दी, बच्चे क्या करेंगे, घर जाके शिकायत करेंगे कि साहब हमने तो कुछ किया भी नहीं था। अब एक क्लास के 20 बच्चों को आपने एक साथ सजा दे दी, एक साथ, और गलती मान लो 4 बच्चों ने की थी, तो जो बाकी 16 बच्चे वो अपने घर में शिकायत करेंगे। अब जब वो 16 बच्चे शिकायत करेंगे तो 16 बच्चे स्कूल में उनके गार्जियन आएंगे, है ना, तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी कंडीशन में बच्चों को सामूहिक दंड नहीं देना है, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करेंगे कि दंड देने से क्या क्या लाभ होते हैं अगले पीडीएफ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पीडीएफ की ओर। दंड से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे मैंने लिखा है अवांछित व्यवहार पर रोक। अवांछित व्यवहार यानी वो व्यवहार जो मान्य नहीं है। किसी को डांट पड़ती है, पिटाई होती है, किसी और तरह से उसको पनिशमेंट मिलता है, तो क्या होगा, जिस व्यवहार की वजह से, जिस व्यवहार को करने की वजह से पनिशमेंट मिला है, तो बच्चा पनिशमेंट के डर से ही सही, लेकिन कम से कम उस व्यवहार पर रोक लगा देगा, अर्थात वो व्यवहार नहीं करेगा। भाई उसको डर होता है कि किसी तरह का हमें आर्थिक दंड दिया जा सकता है, या शारीरिक या मानसिक जो भी है ना। तो आप ये भी कह सकते हो डर की वजह से अवांछित व्यवहार पर रोक होती है। नंबर 2 पे है कि यह अन्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे, जो हमारा दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है ना, जिसको बोलते हैं डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट वो क्या कहती है कि जब किसी एक बच्चे को हम पनिशमेंट देंगे तो बाकी बच्चे अपने आप डर जाएंगे, यानी बाकी बच्चों के लिए एक उदाहरण होगा। आप ऐसे समझो, जैसे ए ने बी का मर्डर कर दिया और ए को सजा हो गई, तो बी की जान तो वापस नहीं आएगी ना, फिर सजा क्यों, सजा इसलिए कि ये अन्य के लिए उदाहरण हो। तो पनिशमेंट से एक लाभ ये है कि ये अन्य के लिए उदाहरण होता है। लोगों को हम एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि देखिए उसने ये गलती की तो उसको उसका पनिशमेंट मिला। तो बच्चे भी देख के डर जाते हैं कि अब उसने गलती की और उसको पनिशमेंट किया, मिला। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 हो गए दंड के होने लाभ। अब बात करेंगे तीसरे लाभ की। तीसरा लाभ है कि किसी व्यक्ति या बच्चे की आदत या जो उसकी आचरण है, या उसका जो कैरेक्टर है, या उसकी जो भी आदतें, खराब आदतें हैं, उसमें सुधार संभव है। खराब आदतों में भाई पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, उसकी किसी गलती के लिए, या हो सकता है कोई बच्चा बार बार एक ही गलती को दोहरा रहा हो, यानी उसकी आदत पड़ गई गंदी, तो इसके सुधार के लिए भी दंड आवश्यक है। जब उसको पनिशमेंट मिलेंगे तो भाई देखिए, पनिशमेंट से हर बच्चा सुधर ही नहीं जाता है, लेकिन पनिशमेंट के पीछे जो मूल कारण है, मूल उद्देश्य वो क्या है कि बच्चे के अंदर सुधार हो,
किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देने का कारण उसको पनिशमेंट देना नहीं है। कारण क्या है? कारण केवल यह है कि शायद इसमें सुधार संभव हो। तो उसी आधार पर मैंने बोला है, ठीक है ना, कि आचरण या आदतों में सुधार संभव। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है अनुशासन निर्माण में सहायक। देखिए, बच्चे को थोड़ा सा क्लास में डिसिप्लिन बनाने के लिए छोटे मोटे पनिशमेंट, बड़े नहीं, शारीरिक नहीं, छोटे मोटे पनिशमेंट का डर होना चाहिए। उन्हें ये डर होना चाहिए अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो सर हमको डांट सकते हैं या मार सकते हैं। इस तरह के थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। इससे क्या होता है? अनुशासन का निर्माण होता है। और बाकी तो हम लोग वैदिक काल से पढ़ रहा है कि भय बिन होति न प्रीति, है ना। तो जब तक थोड़ा सा डर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं बनेगा। तो अनुशासन निर्माण भी कहा जा सकता है। 4 पॉइंट हो गए। लाभ है तो हानि भी होंगी। चलिए बात करते हैं इसकी मेन हानियों की बात करते हैं। लाभ हो चुके हैं, हानि की बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगली पीडीएफ। तो दंड से होने वाली हानियों में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली हानि है बच्चों के अंदर हीनता की भावना। कैसे? जब किसी बच्चे को हर बार पनिशमेंट मिलता है, बार बार पनिशमेंट मिलता है, या आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर क्लास में कोई ना कोई जो टीचर होते हैं वो डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। उसको लगता है कि नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो धीमे धीमे बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट से बच्चे के अंदर कई बार तो क्या होता है कि किसी बच्चे ने छोटी मोटी गलती भी की हो तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती है। तो बच्चे क्या ना, कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। तो हीन भावना बच्चे के अंदर आती है। ये पनिशमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है। नंबर 1 हो गया। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में है कि अपराध का न रुकना। देखिए, पनिशमेंट देने के बावजूद, जिस तरह से क्लास में बच्चों को पनिशमेंट मिलता है, डिसिप्लिन ना मानने का पनिशमेंट मिलता है, उसके बावजूद उस रेशियो में अपराध नहीं रुकता है। यानी इतने सारे हमारे स्कूल में या कॉलेज में या देश में, समाज में नियम है, कानून है, कितने सारे जुर्माने हैं, सजा हैं, लेकिन उसके बावजूद अपराध रुक जाए ऐसा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इतने सारे नियम, कानून, पनिशमेंट होने के बाद भी अपराध नहीं रुकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया। चलिए बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में है दंड के प्रति अभ्यस्त होना। जब किसी बच्चे को बार बार पनिशमेंट मिलता है तो क्या होता है कि वो उसके प्रति अभ्यस्त हो जाता है, उसको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसको तकलीफ नहीं होती। जो दंड का मेन उद्देश्य है कि बच्चे को शर्म आए या उसको तकलीफ हो, ये सब उसको नहीं होता, क्योंकि लगातार उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को लगातार पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लगातार पनिशमेंट देने से उनका वो अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये दंड की एक बहुत बड़ी कमी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सजा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके अंदर उसके प्रति अभ्यस्त होने की आदत पड़ गई है। तो ये 3 हानियां हैं। चलिए बात करते हैं चौथी हानि की। नंबर 4 में आता है बदले की भावना का होना। कभी कभी क्या होता है, देखिए, पनिशमेंट का उद्देश्य तो है बच्चों के अंदर सुधार, लेकिन कभी कभी टीचर उनके साथ, बच्चों के साथ बदले की भावना से भी काम कर सकते हैं, हमेशा नहीं करते। मैं एक बात बता रहा हूं, इसके अलावा भी पनिशमेंट में कभी कभी बदले की भावना भी हो सकती है, पर्सनल दुश्मनी भी हो सकती है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि कभी कभी क्या होता है, किसी टीचर या किसी बच्चे के साथ अच्छे संबंध नहीं है, या उसके फैमिली या कुछ और भी बात हो सकती है। तो टीचर पनिशमेंट देते समय उन चीजों का याद रखेगा, है ना। या किसी बच्चे से चिढ़ा हो बहुत ज्यादा, और जब उसको पनिशमेंट देने की बारी आ जाए तो उसको पनिशमेंट थोड़ा सा ज्यादा भारी मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये होता है, मैं बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है कि कभी कभी बदले की भावना भी इसके अंदर आ सकती है। तो 4 पॉइंट हो गए, इसमें 4 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। देखिए, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? पुरस्कार पढ़े, पुरस्कार के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है ना। पुरस्कार देते समय क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक में। हानियां जो हैं, जो पनिशमेंट हैं, उससे संबंधित चीजें पढ़ी, पनिशमेंट के सिद्धांत देख लिए, पनिशमेंट से क्या लाभ है, पनिशमेंट से क्या नुकसान है, पनिशमेंट देते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको इसमें बता दी गई। दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देख लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, बहुत अच्छा लगा, या जो भी लगा, तो वीडियो आपको कैसा लगा हम चाहते हैं कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं, और लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।